भारी हंगामे के बीच संसद से पास हुआ जीएनसीटी बिल। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने किया वॉकआउट। बिल पास होने पर भड़की आप, कहा संसद में हुई लोकतंत्र की हत्या। और मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी, राज्य सरकार का बड़ा फैसला, 7 शहरों में संडे लॉकडाउन, कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी। और बेंगलुरु नगर निगम का फैसला, मास्क न पहनने वालों पर लगेगा 250 रुपए का जुर्माना, कोरोना मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी। महाराष्ट्र में कोरोना के 31,855 नए सामने आए और मुंबई में 5,000 से अधिक नए केस। राजधानी दिल्ली में भी बढ़ा खतरा। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने जस्टिस नातुलापति वेंकट रमणा को अपना उत्तराधिकारी और देश का 48वां मुख्य न्यायाधीश बनने की सिफारिश का पत्र सरकार को भेज दिया है। तो इस बीच रमणा का कार्यकाल 1.5 साल से भी कम का है। और इस बीच आपको जानकारी दे दें, अगले साल 26 अगस्त तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहेंगे। परंपरा के मुताबिक जस्टिस बोबड़े ने विधि और न्याय मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी की एक प्रति परंपरा के मुताबिक जस्टिस रमणा को भी भेज दी गई है। अगले महीने 23 तारीख को जस्टिस बोबड़े रिटायर हो रहे हैं। और यहाँ जानकारी दे दें, रिटायरमेंट से करीब महीना भर पहले चीफ जस्टिस अपने उत्तराधिकारी का नाम सील बंद लिफाफे में सरकार को भेजते हैं। ये सिफारिश करने से पहले सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति ने जांच प्रक्रिया के बाद जस्टिस रमणा के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया है। तो यहाँ सीजेआई बोबड़े ने जस्टिस रमणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर भूमि खरीद में अपने परिजनों को अनैतिक ढंग से लाभ पहुंचाने और इस बीच आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के कामकाज में दखल देने और दूसरी ओर राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने जैसी शिकायत भी खारिज कर दी है। इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने ये शिकायत दर्ज कर दी। और इस बीच अब शिकायत खारिज होने के बाद सिफारिश की चिट्ठी सरकार तक जाने के बाद जस्टिस रमणा के देश की सर्वोच्च अदालत का मुखिया नियुक्त होने का रास्ता साफ हो गया है। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। तो बता दें आपको तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, सूरतगढ़ से बड़ी खबर। तो यहां जिप्सी पलटने का मामला सामने आया है। इस बीच 3 जवानों की मौत बताई जा रही है और 5 घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यहां इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। इस बीच जिप्सी पलटने से आग लगी है। तो यहां आग लगने का मामला सामने आया है। तमाम दर्शकों को बता दें, श्री गंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर, सूरतगढ़ में अनियंत्रित होकर सेना की जिप्सी पलटी है। तो यहां सेना की जिप्सी पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। जिप्सी पलटने से आग लगने का मामला सामने आया है। और इस बीच इस हादसे में 3 जवानों की मौत और 5 घायल बताए जा रहे हैं। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल को सशक्त बनाने वाला दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 बुधवार को राज्यसभा से भी पास हो गया। तो यहां जानकारी देते, सदन में आम आदमी पार्टी और विपक्ष की ओर से इसे लेकर भारी हंगामा हुआ। बिल के पास होने से पहले विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया। तो यहां राज्यसभा में जब बिल पर चर्चा का प्रस्ताव रखा गया तो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बिल दिल्ली सरकार के सभी अधिकार एक नामित एलजी को दे देगा। तो चुनी हुई सरकार की जरूरत क्या है? तो यहाँ मुख्यमंत्री की चुनाव की क्या जरूरत है? इस बीच बीजेपी की सरकार दिल्ली में एलजी को सरकार बनाना चाहती है और पिछले दरवाजे से सरकार चलाना चाहती है। और इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दिल्ली में विधानसभा का गठन संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया और अब आप एलजी को अधिकार देने जा रहे हैं। तो संविधान संशोधन के तहत लाए और इस विधेयक को चयन समिति में भेजे।
फिर कह रहा हूं कि ये गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक बिल जबरन संविधान का और लोकतंत्र का गला घोट करके आज पास किया गया है संसद के अंदर। और इसके पीछे का जो प्रमुख कारण है, और आज इस बिल के पास होने से यह साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी से डर है तो उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के कामों से डर है। अरविंद केजरीवाल ने जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा की जो तमाम योजनाएं दिल्ली में लागू की, जिसकी वजह से आज देश के दूसरे हिस्सों में आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, आज उससे घबरा कर यह बिल लाया गया है दिल्ली के अधिकारों को कम करने के लिए। लेकिन हम लोग दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं कि ये सारी योजनाएं जो आपके हित में हैं वो अरविंद केजरीवाल जी चलाते रहेंगे, जैसे पहले थी। फ्री बिजली की, फ्री पानी की, फ्री चिकित्सा की, फ्री शिक्षा की, महिलाओं के बस की यात्रा की, ये योजनाएं चलाते रहेंगे। जो आम आदमी पार्टी का पूरे देश में विस्तार हो रहा है, सूरत की जनता ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट दिया। गुजरात में जाके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वहां मुकाबला कर रहे हैं। पूरे देश में आज जिस प्रकार से हर राज्य के अंदर, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, हम इनसे मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कोई कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े। राजीव, लगातार जैसा कि राज्यसभा में जीएनसीटी बिल पास हो गया और इस बीच आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरा है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर भी बिल पास हो गया तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बिल्कुल मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार का जो अधिकार है या फिर कहें जो उनके पास हक थे वो कहीं ना कहीं अब एलजी साहब के पास चले जाएंगे और एलजी साहब ही इसका नीचा दिल्ली के ऊपर अधिकार रहेगा। मगर जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और बीजेपी को खासतौर पर गिरा जा रहा है कि लगातार भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं जो दिल्ली का अधिकार है वो कहीं ना कहीं एलजी के हवाले किया जा रहा है और एलजी को ही मालिक बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से राजनीति जरूर की जा रही है। मगर जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर भी बिल पास हो गया है तो साफ जाहिर है अब सारे अधिकार दिल्ली सरकार के एलजी के पास होंगे और हर फाइल को एलजी के पास पहुंचाना होगा। एलजी साहब जब तक मोहर नहीं लगाएंगे वो फाइल पास नहीं होगी और दिल्ली के अंदर जो कार्यभार होगा वो एलजी के बगैर नहीं हो पाएगा। मगर देखना होगा क्या दिल्ली सरकार इस मुद्दे को कितना बुना पाती है या फिर कहे केंद्र सरकार के ऊपर कितना आरोप लगा सकती है। मगर जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से भी स्पष्ट किया गया कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है इसलिए एलजी के पास अधिकार है और जो है अधिकार दिल्ली सरकार के पास है वो उनसे छीने नहीं गए हैं। मगर देखना होगा कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार बार बार आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार के जो अधिकार है वो एलजी को दिए जा रहे हैं और साफ कहे तो केंद्र सरकार जो है वो पिछले दरवाजे से दिल्ली के अंदर प्रवेश करती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और या फिर मनोज सिसोदिया ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने के लिए दिल्ली जो भाजपा है वो पिछले दरवाजे का रास्ता इस्तेमाल कर रही है और सारे जो दिल्ली के अधिकार है वो एलजी साहब को दिए जा रहे हैं। जी राजीव, जैसा कि केंद्र सरकार को घेरा आम आदमी पार्टी ने और उस बीच जीएनसीटी बिल कल पास हुआ और इस बीच अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि लोकसभा में भारी शोक का दिन है, ऐसा क्यों? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें लोकसभा की बात करी है आम आदमी पार्टी ने तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जिस तरीके से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और चूक की बात की गई तो कहीं ना कहीं हर तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि सीधे सीधे कहे आम आदमी पार्टी भाजपा के ऊपर आरोप लगाती नजर आ रही है। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार के जो अधिकार है या फिर जो हर फाइल को एलजी तक पहुंचाना होगा तो उससे दिल्ली सरकार की जरूर मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि दिल्ली सरकार हर काम के लिए परमिशन लेगी और परमिशन जब तक नहीं मिलेगी तो वो कार्य नहीं कर पाएगी, चाहे वो दिल्ली के अंदर सफाई की व्यवस्था हो या फिर किसी चीज के डेवलपमेंट करने की हो या फिर। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, अब बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 72,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं आपको। तो बता दें आपको कि बिहार के आरा से इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम दर्शकों को बता दें कि बिहार के आरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बदमाशों ने एलजेपी नेता पर गोली चलाई है। तो यहां बदमाशों ने एलजेपी नेता पर गोली चलाई है, बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है। तो यहां इस वक्त की बड़ी खबर, तो यहां इस हादसे में हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बिहार के आरा से बड़ी खबर, तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, बदमाशों ने एलजेपी नेता पर गोली चलाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलाई है एलजेपी नेता पर। तो फिलहाल एलजेपी नेता की हालत गंभीर बताई जा रही है और इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। बिहार के आरा से इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें कि बदमाशों ने एलजेपी नेता पर गोली चलाई है। तो यहां बाइक सवार युवकों ने गोली चलाई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए 5 राज्यों में जारी चुनावी दंगल अब मतदान के नजदीक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो यहां बता दें, बंगाल में आज अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, जबकि ममता बनर्जी भी अपनी पार्टी के लिए मोर्चा संभालेंगी। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के लिए 27 मार्च को वोटिंग होनी है और ऐसे में पहले चरण के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और यही कारण है कि आज दिग्गज चुनावी मैदान में होंगे। वहीं एंटीलिया केस में सचिन वाजे पर लगे संगीन आरोपों और पूर्व मुंबई कमिश्नर परमवीर सिंह के पत्र के बाद अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर आरोपों की जांच की मांग की है। यहां अनिल देशमुख ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि परमवीर सिंह द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोपों की जांच करवाकर दूध का दूध, पानी का पानी करने की मांग मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से की। अगर वे जांच के आदेश देते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। दरअसल यहां एंटीलिया केस में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद परमवीर सिंह को पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर होमगार्ड विभाग में भेज दिया गया था और इसी के बाद परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे के नाम चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस पत्र में अनिल देशमुख पर संगीन आरोप लगाया था। तो यहाँ बता दें आपको कि परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अनिल वाजे को 100 करोड़ वसूलने का टारगेट दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आया था। तो यहाँ पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरी महाराष्ट्र सरकार की बुधवार को कैबिनेट बैठक बुलाई गई और ये राज्य में लेटर बम के बाद पहली कैबिनेट बैठक थी। जानकारी देते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में राज्य के सभी कैबिनेट मंत्री और अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में गृह मंत्री अनिल देशमुख भी शामिल हुए, जो पिछले कई दिनों से विवादों में घिरे हैं। और यहाँ राजनीतिक विवादों के बीच बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बुधवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद अब आज यानी गुरुवार को महाविकास आघाड़ी के नेता राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। यहाँ बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि गुरुवार को महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता सीएम उद्धव ठाकरे की अगुवाई में राज्यपाल से मिलेंगे, सरकार का पक्ष राज्यपाल के सामने रखेंगे। या लेंगे छोटा सा ब्रेक, अब बने रही ANB न्यूज के साथ।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 71,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50% ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश की यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के साथ उनकी दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने और वाणिज्य से जुड़े मसलों पर मुख्य रूप से वार्ता होगी। जानकारी के मुताबिक कोविड महामारी के दौर में अपनी पहली विदेश यात्रा में मोदी बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचेंगे और वे बांग्लादेश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। साथ ही बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्मशती समारोह में भी हिस्सा लेंगे। अपने दौरे पर मोदी प्रधानमंत्री हसीना के साथ कई द्विपक्षीय मसलों पर वार्ता करेंगे और इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। और इस बीच जानकारी ये भी है कि बातचीत में संपर्क और वाणिज्य मुख्य मुद्दा होगा। और वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी मरकज का ताला खोलने के लिए जारी सुनवाई के बीच दिल्ली वक्फ बोर्ड को बुधवार को बड़ी राहत दी है। यह न्यायालय ने शबे बारात और रमजान को देखते हुए तबलीगी जमात के मरकज का ताला खोले जाने की इजाजत दे दी है। यहां बता दें कि न्यायालय ने दिल्ली बोर्ड के वकीलों के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए इजाजत दी कि जल्द ही रमजान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और उससे पहले शबे बारात भी आने वाली है, जिसमें मुसलमान विशेष रूप से प्रार्थना और इबादत करेंगे। हालांकि अदालत ने इजाजत देते हुए तबलीगी जमात के मरकज में मात्र 50 लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी है, जिनके नाम व पते स्थानीय पुलिस थाने में जमा कराने होंगे। यहाँ जानकारी दे दी कि स्थानीय थाना इंचार्ज अनुमति पत्र जारी करेंगे। सुनवाई के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड के स्टैंडिंग का काउंसिलिंग वजीश शफीक और वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता उपस्थित रहेंगे, जबकि दिल्ली सरकार की ओर से वकील नंदिता राव ने उपस्थित दर्ज कराई है। और इस मामले में केंद्र का पक्ष रखने के लिए एडिशनल सोलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और एडवोकेट रजत नायर वर्चुअल तरीके से उपस्थित रहेंगे। बता दें कि केंद्र का पक्ष रखते हुए केंद्र के वकीलों से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए बुधवार को फिर न्यायालय ने वक्त मांगा, जबकि दिल्ली बोर्ड ने वकीलों में रमजान का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई का आग्रह किया। यह न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए अब 12 अप्रैल की तारीख लगाई है। यहाँ गौरतलब है कि पिछले साल मार्च के महीने में कोरोना महामारी का हवाला देते हुए प्रशासन ने तबलीगी मस्जिद की तालाबंदी कर दी थी। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी में धर्म परिवर्तन के आरोप में केरल की नन्नों के एक समूह को ट्रेन से उतारकर जांच करने का मामला गर्मा गया है और इस मामले में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने घटना को निंदा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री से घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की थी।
चिट्ठी के बाद अमित शाह ने विजयन को जांच का भरोसा दिया। वहीं इस मामले में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोला है। यहाँ चिट्ठी में सीएम पिनाराई विजयन ने झांसी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नन्नों के एक समूह का कथित उत्पीड़न करने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने अमित शाह को लिखे इस पत्र में मांग की कि इस मामले में शामिल लोगों पर कार्रवाई हो। तो यहाँ पिनाराई विजयन का कहना है कि ऐसी घटनाएं देश की छवि को धूमिल करती हैं। तो यहाँ कल केरल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि नन्नों के समूह के साथ हुई कथित बदसलूकी के मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं केरल के लोगों को आश्वासन देना चाहूंगा कि इस मामले के दोषियों को यथाशीघ्र न्याय के शिकंजे में लाया जाए। यहाँ बीजेपी के कांजी रापल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार केजे अल्फोंस ने भी शाह के समक्ष यह मामला उठाया था। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट में ले जाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत उचित फैसला दिया है, क्योंकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड रूप से काम कर रहे हैं और उन्हें याद रखना चाहिए कि वो जो चिट्ठी उन्होंने सार्वजनिक मीडिया को किया, अगर ऐसी कोई तथ्य उनके पास थे तो सबसे पहले राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को और शासन को देना चाहिए था। वो उसकी जांच करती, ना कि मीडिया उसकी जांच करेगी। इससे लगता है कि परमवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के होने वाले राज्यसभा मेंबर या मंत्री हैं और उसी रूप में वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाई है। हम उसका फैसले का सम्मान करते हैं और स्वागत करते हैं। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अगले 8 से 10 वर्षों तक फ्यूल प्राइस जो है या जो फ्यूल है वो जीएसटी दायरे नहीं आते। सुशील कुमार मोदी जी को लाइव राज्यसभा में 1.5 घंटे का उनका भाषण हुआ, मैं लगातार सुन रहा था। कितनी बेशर्म विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, कि जो कांग्रेस के समय में 52 रुपए पेट्रोल पर नंगा नाच कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनके वीडियो फुटेज हैं सुशील मोदी जी की, और जो जीएसटी काउंसिल के। उधर महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ संक्रमण के नए मामलों में इन राज्यों की भागीदारी 77.74% है। और इस बीच कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दी है। तो यहाँ जानकारी देते राज्यों में त्योहारों पर लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। आइए जानते हैं कि इन राज्यों में किस तरह के कदम उठाए गए हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों से चिंतित प्रदेश सरकार ने 4 और जिलों बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में रविवार को लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया। तो यहाँ राज्य के इंदौर, भोपाल और जबलपुर में हर रविवार को लॉकडाउन लागू करने का फैसला पहले ही किया जा चुका है। और यहाँ एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद यह जानकारी दी। प्रदेश के 7 शहरों में शनिवार रात 10 बजे शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में अब तक कोविड-19 की रोकथाम के लिए 26,90,646 लोगों को टीका लगाया गया है। यहाँ अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन 3 लाख लोगों को टीका लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस बीच अगले 3 माह में सभी लक्षित समूहों को टीका लगाया जा सकेगा। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि नए स्ट्रेन के संक्रमण को लेकर चिंता और बढ़ गई है। महाराष्ट्र के नमूनों के विश्लेषण से वायरस में नया म्यूटेशन पाया गया, जो पहले से मौजूद वेरिएंट से मेल नहीं खाता। तो यहाँ महाराष्ट्र कोरोना से भारत का सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। हालांकि मंत्रालय ने कहा कि अभी स्पष्ट नहीं है कि नया वेरिएंट ही वहां या अन्य राज्यों में मामलों में बढ़ोतरी का कारण है। तो यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे की अवधि में 47,262 नए मामले सामने आए। पिछले साल नवंबर के बाद इतने मामले सामने आए, इसी के साथ ही कुल मामलों की संख्या 1,17,00,000 को पार कर गई। और इस बीच जानकारी दे दी कि भारत कोरोना से दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में 3रे स्थान पर है और पहले पर अमेरिका और दूसरे पर ब्राजील बताया जा रहा है। उधर पंजाब के लुधियाना में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना करीब 300 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं और करीब 5 से 10 मरीजों की मौत हो रही है। और इस बीच सेहत विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुजुर्गों के लिए ये वायरस घातक साबित हो रहा है।
और इस बीच मार्च में कोरोना से अभी तक 62 मरीजों की मौत हो चुकी है और इनमें से 55 मरीजों की उम्र महज 50 वर्ष से अधिक है। और हालांकि इन मरीजों की कोरोना के अलावा डायबिटीज, अस्थमा और हृदय रोग सहित अन्य बीमारी भी है। और इस बीच मोहनदेई ओसवाल अस्पताल के डॉक्टर प्रदीप कपूर ने बताया कि उनके पास आने वाले कोरोना के गंभीर मरीजों से अधिकतर की उम्र 50 साल से अधिक है। यहाँ अहम बात तो ये है कि इसमें से करीब 90% से अधिक मरीजों ने वैक्सीन ही नहीं लगवाई। उनकी इम्यूनिटी भी बहुत कमजोर है, जिस कारण अन्य दवाएं भी असर नहीं करती। उधर पंजाब के मोहाली में भी कोरोना जांच के लिए आए 115 नमूनों से 106 ब्रिटेन का वायरस मिलने से हड़कंप मच गया। बुधवार को नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वहीं बुधवार को ट्राई सिटी कोरोना के 680 नए मामले सामने आए, जबकि 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। तो यह मृतकों ने 2 मोहाली के जबकि एक चंडीगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। इस बीच नए संक्रमितों में चंडीगढ़ के 249 और मोहाली के 303 और पंचकुला के 128 मरीज शामिल हैं। कई त्योहारों पर खलल डालने के बाद कोरोना अब रंगों के त्योहार होली पर भी बेरंग करने जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और जिसके बाद होली का जश्न मनाने को लेकर सरकार ने पाबंदियां लगा दी हैं। राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने पर रोक लगा दी है। वहीं कुछ जगहों पर तो लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। पहले दिवाली और अब होली पर पाबंदी, इससे कारोबारियों पर गहरा असर पड़ रहा है। और हर साल चीन से होली पर करीब 10,000 करोड़ का सामान होली के रंग और खिलौनों के रूप में भारत में बिकने के लिए इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन इस बार व्यापारियों ने चीनी सामान की जगह देसी सामान को ही तवज्जो की है। यहाँ जानकारी दे दी कि तैयारियां भी कर रखी हैं, पर दिल्ली सरकार समेत सभी राज्यों में होली पर जारी किए गए निर्देशों के बाद देश भर के व्यापारी चिंता में हैं। यहाँ होली के सामान का कारोबार करने वाले कारोबारियों पर यहाँ स्टॉक का बड़ा अंबार लगा गया है। इस बीच जानकारी दे दी कि कारोबारियों को यहाँ ये चिंता है कि जब लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे तो होली ही नहीं मनाएंगे तो उनका सामान कौन खरीदेगा। तो यहाँ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने भी त्योहारी सीजन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करने को कहा है। इस बीच कई कारण भीड़ इकट्ठी न हो तो रोक लगा दी है। इस बीच लगातार भीड़ न हो इसके लिए होली पर भी रोक लगा दी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।